हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज मुझे आप सब लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है कि आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। और इसके लिए आज की इस महामारी के दौर में ज़रूरी है कि आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क का यूज़ ज़रूर से ज़रूर करें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, या जहाँ पर भी आपको हाथ धोने की सुविधा मिलती है वहाँ पर आप अपने हाथों को वॉश करते रहें। इससे आप जब घर वापस लौट कर आएंगे तो आप न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे बल्कि आपसे जुड़े हुए परिवार के और सारे सदस्य भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब कोविड की तीसरी वेव शुरू होने वाली है। तो उससे पहले हम अपने आप को बचाएं और सुरक्षित रखें। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग मेरी इस बात को अवश्य मानेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना आगे का लेक्चर। हम पढ़ रहे थे सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया, और इसमें हमने इसके अब तक के 4 चरणों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम इसमें देखेंगे सूचनादाताओं का चुनाव और अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र या शोध क्षेत्र का निर्धारण मूलतः शोध विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है। शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र का स्पष्टतः निर्धारण कर लेना चाहिए ताकि वो अपने अध्ययन से संबंधित विभिन्न तथ्यों या जानकारियों को वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ ढंग से संकलित कर सके। अब हम यहाँ देखते हैं कि अध्ययन का क्षेत्र क्या है। अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण का तात्पर्य है शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की विभिन्न सीमाओं, जैसे कि भौगोलिक सीमा, जनसंख्यात्मक सीमा की, उस क्षेत्र की जनसंख्या कहाँ तक फैली हुई है या अन्य उसके आधार का निर्धारण कर लेना चाहिए। और ऐसा करने से आपका जो शोध कार्य है या हम कहें कि क्षेत्रीय कार्य है वह और उसमें लगे हुए जो भी आपके अन्वेषक या रिसर्चर्स हैं उन्हें एक निश्चित और विशेष क्षेत्र मिल जाता है कि आपको उसी क्षेत्र के अंदर रहकर अध्ययन करना है। ये अध्ययन क्षेत्र न तो बहुत अधिक बड़ा होना चाहिए और न ही बहुत अधिक छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत अधिक छोटा अध्ययन क्षेत्र लेंगे तो उस अध्ययन क्षेत्र जो है आपके समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा, या हम कहें कि आप जो विषय या समस्या लेकर अध्ययन कर रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी। और अगर बहुत बड़ा अध्ययन क्षेत्र होगा तो उसमें जो है आप अध्ययन करने में बहुत अधिक समय, धन का टाइम, उसमें बहुत अधिक टाइम लगेगा और जो रिजल्ट निकल कर आएंगे वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होने में असमर्थ रहेंगे। तो अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते वक्त शोधकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो अध्ययन क्षेत्र वह ले रहा है वो उसकी अध्ययन समस्या या अध्ययन विषय क्षेत्र के अनुसार है या नहीं, बहुत अधिक छोटा तो नहीं है या बहुत अधिक बड़ा तो नहीं है। ज़्यादा छोटे क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर उपयोगी निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है और ज़्यादा बड़े क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर शोध कार्य करना पूर्ण रूप से बहुत ही अधिक मुश्किल और कठिन होता है। तो अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने में शोधकर्ता को अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण पूरी सूझबूझ और अपने विषय को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है सूचनादाताओं का चुनाव। अब हमें अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने के बाद उस अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित सूचनादाताओं को चुनना है, जिससे कि हमें की सूचनाएं पूछकर या जानकारियां एकत्रित करनी होती है। इसके लिए एक शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क करके तथ्य या जानकारी एकत्रित करना अत्यंत कठिन हो जाता है, क्योंकि किसी भी अध्ययन क्षेत्र में बहुत सारे सूचनादाता, यहाँ पर सूचनादाता कौन, हमारे उस अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न इकाइयाँ जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी आ जाते हैं। अब निर्भर ये करता है कि हम उन सूचनादाताओं का चयन करें जिनका कि हमने अपने अध्ययन क्षेत्र और अपने अध्ययन विषय से या अध्ययन समस्या से संबंधित उनका चुनाव
करना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा अध्ययन क्षेत्र काफ़ी सीमित हो, तो हम उस क्षेत्र की प्रत्येक इकाई तक पहुंचकर सूचना एकत्रित कर सकते हैं। और जब हमारा अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक छोटा होता है और हम प्रत्येक इकाई को अपना सूचनादाता बना सकते हैं, तो ये विधि संगणना विधि कहलाती है। अर्थात अध्ययन क्षेत्र के सीमित होने पर सभी इकाइयों को सूचनादाता के रूप में चुनाव करना संगणना विधि कहलाती है। लेकिन इस विधि द्वारा अध्ययन में काफ़ी समय, श्रम, साधन और धन लगता है। अतः अध्ययन के लिए निदर्शन विधि या सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। निदर्शन मतलब समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों का चुनाव करना। समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव शोधकर्ता अपने मनमाने ढंग से नहीं करता, बल्कि निदर्शन या प्रतिचयन या हम कहें कि सैंपल का चुनाव करने के लिए विभिन्न विधियों को काम में लेते हुए वस्तुनिष्ठ ढंग से या वैज्ञानिक तरीके से करता है, ताकि सूचनादाताओं के चुनाव में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई पक्षपात नहीं आ पाए। और सूचनादाता को अध्ययनकर्ता को ये भी निर्धारित करना होता है कि समग्र में से कितनी इकाइयों का चुनाव निदर्शन के रूप में किया जाएगा। और इस निदर्शन के रूप में चुने गए लोगों से प्राप्त तथ्यों से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वे संपूर्ण और समग्र पर लागू किए जाते हैं, जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ एक शब्द समग्र बार बार आ रहा है, तो समग्र का मतलब हमारा वो संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र जो हमने अपने अध्ययन के लिए चुना है। जैसे कि आप दौसा का अध्ययन करना चाहते हैं या फिर दौसा के किसी एक गांव का अध्ययन करना चाहते हैं, जयपुर ज़िले का या जयपुर ज़िले में से किसी एक गांव का, तो हमने जो गांव या जो ज़िला लिया है पूरा, वो हमारे लिए एक समग्र होगा। और उस समग्र में से, क्योंकि हम गांव बहुत बड़ा होता है या हम कहें कि ज़िला बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम पूरे का अध्ययन नहीं कर सकते, तो हम उनमें से जो है समग्र में से कुछ इकाइयों का निदर्शन के जो नियम हैं उनके आधार पर हम चुनाव कर लेते हैं, जो समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना कि हमें दौसा ज़िले में बुज़ुर्गों का अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमें दौसा ज़िले के जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनमें से हमें जो ऐसे बुज़ुर्गों का अध्ययन करना है जो हमारी समस्या से संबंधित हो। जैसे कि हमें रिटायर्ड बुज़ुर्गों का अध्ययन करना है, या ग्रामीण बुज़ुर्गों का अध्ययन करना है, या जो राजनीति से संबंधित बुज़ुर्ग लोग हैं उनका अध्ययन करना है। तो हमारा विषय क्या है, उससे संबंधित लोगों का समग्र में से चुनाव करना ही इसमें चुनाव किया जाता है, और वही उसका निदर्शन कहलाता है। और निदर्शन के रूप में सामान्यतः 10%, 20% या अध्ययन क्षेत्र के सीमित होने पर इसमें से कुछ अधिक इकाइयों का चुनाव भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि जो इकाइयाँ हम चुन रहे हैं वो समग्र का प्रतिनिधित्व करनी चाहिए। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे सूचना के स्रोत और उपकरणों का निर्धारण। थैंक यू।